अच्छा चौधरी साहब, ये आपने कैसे डी कोड किया कि वो आज़म सवाती का जो कोड वर्ड था वो बेसिकली जनरल फैज़ थे? आप इस इंफॉर्मेशन तक जब भी पहुंचे होंगे तो ये डी कोड कैसे हुआ, ये प्रोसेस सारा, इसमें जो भी आप बता सकें। देखिए देखिए जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि वो हर जगह से खबर तलाश करते रहते हैं, तो वो बाज़ का डॉट मिला देते हैं। जब डॉट्स मिलते हैं तो किसी न किसी आदमी से कंफर्म कर लिया जाता है कि ये बताएं जी, क्योंकि उस सारे सिनेरियो में आप देखें कि आज़म स्वाति साहब मिसिंग थे। जब 9 मई और 10 मई और 11 मई का जो इशू बना तो उसमें किसी जगह आज़म स्वाति साहब थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि आज़म स्वाति, मसरत चीमा साहिबा से कहा कि आप आज़म स्वाति से रब्ता करें? तो ये एक अजीब सी बात थी। तो मैंने जब इस पर थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि आज़म स्वाति साहब तो पिक्चर में नहीं थे, वो तो चुप कर घर में बैठे हुए थे, सारे सिनेरियो के अंदर वो थे ही नहीं किसी जगह पे। तो उनसे क्यों रब्ता करना था फिर? तो फिर कुछ और लोगों से मैं पूछा, कुछ और लोग जो डी कोड कर रहे थे इस चीज़ को, उन सब ने कहा कि ये किसी और के बारे में कह रहे हैं। और जब ज़्यादा डिटेल आगे चली तो पता चला कि ये बेसिकली जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा जा रहा है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब का उन्होंने नाम आज़म स्वाति रख लिया था। ठीक। अच्छा, दूसरा जो आपने इसमें सारी वो बताई कि साजिश बेसिकली थी क्या, और आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे, फिर आपने सारे किरदारों को खुल के लिखा, ये बेसिकली क्या था मामला कि इस हद तक मामले को लेके जाना था, और इसी बुनियाद पे ये फिर जो सज़ा का अमल हुआ है ये वो सारी बुनियाद है? क्योंकि अभी तो 9 मई का मामला आना है, शायद वो अभी बाद में शायद बने केसेस। देखिए ये जो केसेस अभी बनने वाले हैं, ये केसेस जिस पे सजा हुई है वो ये केसेस नहीं थे। वो केसेस तो आने वाले दिनों में, जिसके अंदर फ़ौज के अंदर म्यूटनी यानी एक बगावत पैदा कर रही है अफवाज पाकिस्तान के अपने जो सर्कल्स हैं उनके अंदर, और फिर साथ साथ 9 मई और 10 मई के इंसिडेंट जिसके अंदर फ़ौज के जो मुख्तलिफ दफातर हैं, कंटोनमेंट्स हैं और साथ साथ उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमला। तो 2 नए केसेस जो आने वाले दिनों में बनेंगे। इसके अंदर बड़ी बड़ी होलनाक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो जब बाहर निकलेगी तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि किस लेवल तक इसको प्लान किया गया था। सबका ख्याल ये था, ये जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं उनका ख्याल ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अफवाज पाकिस्तान के दफातर के ऊपर हमले शुरू कर देंगे तो सोशल मीडिया उसको उठाएगा, क्योंकि पूरा एक स्क्वाड था जैसे सोशल मीडिया के ऊपर काम करना था, और उसने ऐसा पूरी दुनिया में फैलाना था जैसे पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ा इंकलाब आ गया और अवाम ने फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया और फ़ौज पसपा हो गई है। और वो सोशल मीडिया के लोगों ने किया। अब जब ये केस बनेगा तो उसमें 12 एक यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं जिनको बुलाया जाएगा और जिनसे पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा था कि आप इस किस्म की खबरें दें जो फेक साबित हुई बाद में, और ये आपने क्लिप्स कैसे बना लिए थे, और ये कैसे आपने पहले से तैयारी की हुई थी कि इस टाइप का इंसिडेंट होगा और उसको इस वर्डिंग के साथ आपने पूरी दुनिया में फैलाना है। तो वो एक तो ये तरीका था कि जब वो आएंगे पीटीआई के लोग, वो हमले करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उसको फैलाया जाएगा, और उसके बाद लोगों का ख्याल ये था कि साहिर शमशाद साहब जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ये इख्तियार है कि जब एक हंगामी सूरत हाल हो जाए या एक जंगी किस्म की सूरत हाल हो जाए तो चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो चार्ज ले सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये केस खुलेंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग फंसेंगे, कुछ मीडिया पर्सनस जो हैं वो फंसेंगे इसके अंदर, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वह इसमें वादा माफ़गुआ बन जाएंगे, क्योंकि यही उनके पास अब एक तरीका है कि 14 साल की कैद से भी बच जाएँ और आने वाले दिनों में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे उनसे भी वो बच जाएँ, उस सज़ाओं से भी बच जाएँ। तो मेरा ख्याल है, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा है, इसलिए वो जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत ज़्यादा हमायत नहीं कर रहे और उनके हक़ में उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं की। अच्छा, दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग्स होती रहीं और वो जनरल फैज़ तक पहुंचती रहीं, वो क्या किस्सा है जी? वो बेसिकली उनके एडीसी थे, और एडीसी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के थे उससे पहले वो स्टाफ ऑफिसर हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जब कोर कमांडर बन रहे थे पेशावर के, तो उन्होंने अपना स्टाफ ऑफिसर इमरान खान साहब के हवाले कर दिया था और उससे एडीसी बना दिया गया था इमरान खान साहब का। और वो जो स्टाफ एडीसी थे वो राब्ता थे जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के दरमियान। तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो ये शरीफ फैमिली जो, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, ये जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं उनको रिमूव नहीं करते, उनको तब्दील नहीं करते। तो वो जो उस वक्त आर्मी के लोग उनके साथ काम कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ, वही फिर आगे शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम कर रहे थे। तो वो उस वक्त तक जनरल फैज़ हमीद साहब पेशावर से भावलपुर शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे कोर कमांडर बना दिए गए थे। तो उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था
एडीसी के पास, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही नंबर था और वही नंबर वो डायल होता था। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे खड़े होते थे या वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही होती थी तो वो उस फ़ोन को ज़ाहिर ऑन कर देते थे और साथ ही रिंग कर देते थे। तो दूसरी साइड पे जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई हुई थी जिसके अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता था। उसके बाद जब वो जनरल फैज़ हमीद साहब फारिग होते थे तो उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते थे और फिर उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देते थे इमरान खान साहब को कि ये प्लानिंग चल रही है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते थे। तो ये मामला चलता रहा जी वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब ये सामने आई चीज़ तो उसके बाद वो पकड़े गए वो साहब, और पकड़े भी गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो बड़ा कैरियर ऑफिसर था और उसने कहा जी कि मेरा तो ज़ाहिर बॉस था जिसने मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी और मैंने उसको फॉलो करना था। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जी। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने एक लिखी भी कि इमरान खान साहब को फिर मालूम था नवाज शरीफ साहब जब बाहर जा रहे थे बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए उन्हें मैनेज किया गया, या उन्हें नहीं पता था, उन्हें वही तस्वीर दिखाई गई जो वो देखना चाहते थे, या एग्जैक्टली पता था क्या हो रहा है? नहीं, इमरान खान साहब को वाकई नहीं पता था कि ये इस कदर बीमार नहीं है। उनका ख्याल ये था इमरान खान साहब का कि वाकई बीमार हैं और एक प्रॉपर इमरान खान साहब को इस मामले में गुमराह किया गया था, जिसको कहा जाता है ये मिसलीड किया गया था। और मियां नवाज शरीफ साहब इसमें कोई शक नहीं कि अलील थे और अलालत उसमें थी और वाकई प्लेटलेट्स उनके गिर रहे थे, लेकिन इतनी सूरत हाल उनकी ख़राब नहीं थी कि फौरी तौर पे उनको शिफ्ट किया जाता यहाँ से बाहर या एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी जल्दी छोड़ देना था जो सेटलमेंट हुई थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ये चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब स्ट्रेचर पर बैठ के जहाज़ तक जाएँ और फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर भेजा जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे जी मैं चल के जाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे जी बेड के ऊपर डाल के ले जाया जा रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल इस वजह से खासा उसके अंदर ताख़ीर भी आ गए। उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट मान गई कि ठीक है जी किसी न किसी तरीके से उनको बाहर भेजें, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब चलते हुए गए और सामने अंगूर का एक पूरा उनके सामने ट्रे पड़ा हुआ था। जाते ही मियाँ साहब ने अंगूर खाने शुरू कर दिए और वो तस्वीरें जो थी वो पूरी पब्लिक हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब को पता चला कि तो मेरे साथ हाथ हो गया। जब इमरान खान साहब को पता चला तो उस वक्त तक जहाज़ इंग्लैंड में लंदन में लैंड कर रहा था। तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ हाथ हुआ है और उसमें तमाम जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के जो बड़े करीबी साथी हैं उन सब ने अपना अपना हाथ दिखाया उसके अंदर। और दूसरा जो 25 मई का लॉन्ग मार्च आप समझते हैं जो बड़ा अनयूजुअल देखा जाता है, फवाद चौधरी से लेकर बाकी जितने भी किरदार हैं बड़े अहम लोग, रिस्पेक्टेड लोग, वो सारे यही दास्तान सुनाते हैं कि इलेक्शन तो मिलने वाला था, इलेक्शन होने वाला था, शहबाज शरीफ साहब स्पीच करने वाले थे, मुल्क सारा इलेक्शन में जा रहा था। तो ये सारा मामला क्या था? अच्छा, वो 25 मई को 2022 की बात है। वो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था इमरान खान साहब ने और उस वक्त तो पेशावर बैठे हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट थी। तो लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया था और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में दोनों सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी, तो बड़े लोग इस्लामाबाद आने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी जनाब बाजवा साहब, उनका ख्याल ये था कि अगर ये लॉन्ग मार्च हुआ तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस्लामाबाद का। और यहाँ से डिप्लोमेट्स जो थे वो बड़े परेशान थे, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ और बाकी असासे जो थे यहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। सबका ख्याल ये था कि आएँगे और हो सकता है इस्लामाबाद के ऊपर काबज़ हो जाएँ। तो फिर दरमियान का रास्ता अख्तियार किया गया कि इनको अगर इलेक्शन दे दिया जाए और मियां शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ये लॉन्ग मार्च ना करें और फिर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि इलेक्शन हो और ताकि वो प्रॉपर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाए। तो उस दौरान फिर जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा गया था, जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब को डाला था दरमियान में। जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे और उनके ज़रिए इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को राज़ी किया गया कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ और उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि ठीक है जी बिल्कुल सही है। तो 15 मई के बाद किसी वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे देना था और प्रॉपर उसके लिए तकरीर तैयार होगी। तो तकरीर भी इरफान सदीकी मरहूम ने लिखी थी वो। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में और वहाँ बैठ कर उन्होंने ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च 25 मई को हर सूरत होगा। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था सबके लिए कि ये क्यों होगा। तो फिर जनाब बाजवा साहब ने बुलाया तीनों पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लोगों को और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और उनको हेलीकॉप्टर्स पे बुला के GHQ बुला के उन सबको कहा गया कि अगर लॉन्ग मार्च के अंदर एक भी लाश गिरी तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे 10 साल यहाँ पे कोई इलेक्शन होंगे। तो वो सब फिर डर गए, उन सबको अंदाज़ा हुआ कि यार अगर ये मार्शल लॉ लग जाता तो फिर इसको हटाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो फिर इमरान खान साहब को भी उनके दोस्तों ने समझाया कि आप इस लॉन्ग मार्च ज़रूर करें आप,
लेकिन एक ही रात में इसको फिर कॉल ऑफ कर दें, यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौज बिल्कुल सीधी हो गई है और उन्होंने माशाल्लाह इमीडिएटली लगा देना और आप सबको गिरफ्तार करके उन्होंने हवालात में डाल देना है। तो उससे फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, फेस सेविंग करता हूँ और रात को मैं फिर बनी गाला वापस चला जाऊँगा। अब सवाल वही है जो आपने कहा कि जब इलेक्शन मिल रहा था इमरान खान साहब को, तो फिर उन्होंने क्यों ये लॉन्ग मार्च जारी रखा? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि बुशा बीबी ने उनको बताया था कि ये वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट गई है और हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। अगर फौरी तौर पर नून लीग इलेक्शन में चली जाती है तो इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें जनरल बाजवा साहब भी हैं, ये कभी हमारी हुकूमत बनने नहीं देंगे। तो हमें चाहिए कि हम नए आर्मी चीफ का इंतज़ार करें और उसके साथ हो सकता है हमारी कोई सेटलमेंट हो जाए और फिर हम दोबारा इलेक्शन में वापस आ जाएं। तो हमें इमीडिएटली इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हम असम्बलियों में वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें निकाला है या एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी गवर्नमेंट नहीं बचाई। तो जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हम, तो ये कब चाहेंगे कि क्यों चाहेंगे कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएँ? तो उसमें फिर उन्होंने इनको समझाया कि हमें ये जो ऑफ़र है इसे बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो बुशरा बीबी के मशवरे से फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, हम एहतजाज जारी रखते हैं ताकि हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। और आने वाले दिनों में वो हुआ भी, वो आपके सामने है, क्योंकि जो जो प्रोटेस्ट करते गए इमरान खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी आसमान को छूती रही।